मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल सौर्य अकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। आज इसमें जो पहला लेसन है सत्ता की साझेदारी, उसके सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला है, बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? क्या है बच्चों? बेल्जियम यूरोप महाद्वीप के किस भाग में स्थित एक छोटा सा देश है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, पश्चिमी यूरोप। क्या सही हो जाएगा? पश्चिमी यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेल्जियम क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत के किस राज्य से छोटा है? अथवा बेल्जियम का क्षेत्रफल हमारे देश के किस राज्य से छोटा है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है झारखंड। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हरियाणा सही हो जाएगा बच्चों। क्या ट्रिक करेंगे हम लोग? हरियाणा इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, बेल्जियम में कितने प्रतिशत आबादी फ्रेंच भाषा का प्रयोग करती है? यानी कितने लोग वहाँ फ्रेंच भाषा बोलते हैं? ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 70%। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 80%। क्या हो जाएगा बच्चों? 80% करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 4 है, सिंहली सामाजिक समूह की बहुलता वाले देश श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। यह किस वर्ष स्वतंत्र राष्ट्र बना? अथवा निम्नलिखित में से किस वर्ष में श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? ऑप्शन ए है वर्ष 1946 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1947 में, ऑप्शन डी है 1950 में। तो मेरे प्यारे बच्चों, कब आज़ाद हुआ था वो? 1948 में ना। तो ऑप्शन ये बी सही हो जाएगा, वर्ष 1948 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? श्रीलंका में तमिलों के कितने उपसमूह निवास करते हैं? ऑप्शन ए है 2 उपसमूह, ऑप्शन बी है 4 उपसमूह, ऑप्शन सी है 6 उपसमूह, ऑप्शन डी है 8 उपसमूह। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2 उपसमूह। ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, वर्ष 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राज्य भाषा घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है द्रविड़ संस्कृत, ऑप्शन सी है दक्षिणी हिंदी, ऑप्शन डी है सिंहली। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, सिंहली। क्या सही हो जाएगा? सिंहली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस वर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इल्म यानी लिट्टे नामक संगठन ने तमिल के अधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ किया जो गृह युद्ध में बदल गया? वो सन बताना है बच्चों। तो ऑप्शन ए है वर्ष 1980 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1985 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1977 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1982 में। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वर्ष 1980 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता के विषय में कितने तर्क दिए जाते हैं? ऑप्शन ए है 3 तर्क, ऑप्शन बी है 5 तर्क, ऑप्शन सी है 2 तर्क, ऑप्शन डी है 7 तर्क। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही होगा, 2 तर्क। कितने तर्क दिए जाते हैं? 2 तर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, लोकतंत्र में लोग संपूर्ण राजनीतिक शक्ति के स्रोत होते हैं। लोग स्वशासन में किसके माध्यम से स्वशासन करते हैं? ऑप्शन ए है संस्थाओं के, ऑप्शन बी है सार्वजनिक स्थलों के, ऑप्शन सी है कार्यालयों के, ऑप्शन डी है सामाजिक स्थानों के। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, संस्थानों के। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सत्ता के क्षैतिज वितरण से विभिन्न स्थानों के बीच सत्ता का क्या बना रहता है? ऑप्शन ए है संतुलन, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक गतिविधि, ऑप्शन सी है बंटवारा, ऑप्शन डी है शक्तियों का निर्धारण। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों। क्या सही हो जाएगा? ए, संतुलन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रश्न 11 है, केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी कार्य करती है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सार्वजनिक सरकार, ऑप्शन बी है सामाजिक सरकार, ऑप्शन सी है आर्थिक सरकारों, ऑप्शन डी है सामुदायिक सरकार। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन डी सही हो जाता है, सामुदायिक सरकार। एक केंद्र सरकार होती है, एक राज्य सरकार होती है और तीसरी क्या होती है बच्चों? सामुदायिक सरकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, विभिन्न हित समूह सरकारी समिति में निर्णय करने की प्रक्रिया में प्रभाव लाकर सरकारी सत्ता में क्या रखते हैं? ऑप्शन ए है प्रभुत्व, ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है भागीदारी, ऑप्शन डी है शक्ति निर्धारण। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भागीदारी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 1। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 3। कितने में बांटा गया है बच्चों? 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बेल्जियम की राजधानी का नाम क्या है? बेल्जियम की राजधानी बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ऑप्शन ए है वॉलोनिया, ऑप्शन बी है ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी है वांस, ऑप्शन डी है पेरिस। सबको पता होगा ब्रुसेल राजधानी है बेल्जियम की, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका में एक प्रमुख सामाजिक समूह नहीं है? कौन सा एक सामाजिक समूह नहीं है? ऑप्शन ए है सिंहली भाषी या सिंहली समुदाय, ऑप्शन बी है श्रीलंकाई तमिल, ऑप्शन सी है भारतीय तमिल, ऑप्शन डी है एंग्लो इंडियन। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एंग्लो इंडियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, श्रीलंका के किस भाग में श्रीलंकाई तमिल ज्यादा रहते हैं? किस क्षेत्र में रहते हैं? ऑप्शन ए है उत्तर और दक्षिण, ऑप्शन बी है उत्तर और पूर्व, ऑप्शन सी है पूर्व और पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण और पूर्व। प्रश्न 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, उत्तर और पूर्व। ठीक है बच्चों, उत्तर और पूर्व ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, ज्यादातर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं? किस धर्म को मानते हैं वो? ऑप्शन ए है बौद्ध, ऑप्शन बी है हिंदू, ऑप्शन सी है मुस्लिम, ऑप्शन डी है ईसाई। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, बौद्ध। किसको मानते हैं लोग? बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 18 है, बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा नहीं बोली जाती? जो भाषा नहीं बोली जाती उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है फ्रेंच, ऑप्शन बी है डच, ऑप्शन सी है डेनिश, ऑप्शन डी है जर्मन। तो बच्चों वहां पे फ्रेंच बोली जाती थी, डच बोली जाती थी और जर्मन बोली जाती थी। कौन नहीं बोली जाती थी? डेनिश। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 19 है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्नलिखित में से किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? ऑप्शन ए है विभिन्न सामाजिक समूहों के मध्य, ऑप्शन बी है शासन के विभिन्न अंगों के मध्य, ऑप्शन सी है केंद्र और राज्य सरकार के मध्य, ऑप्शन डी है राज्य सरकार और सामुदायिक सरकार के मध्य। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विभिन्न सामाजिक समुदायों के या समूहों के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या है 20, निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद का सिद्धांत नागरिक युद्ध का कारण बना था? ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बेल्जियम, ऑप्शन डी है भारत। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? सबको पता है ये तो, कहां पे कारण बना था? श्रीलंका में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता किस कारण से है? क्या कारण था? ऑप्शन ए है समानता की पोषक शासन प्रणाली, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ऑप्शन सी है स्थानीय स्वशासन का विकास, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 22 है, भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? भारत में संपूर्ण देश की सरकार को क्या कहते हैं? ऑप्शन है स्थानीय सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी है प्रांतीय सरकार। भारत में संपूर्ण देश में जो सरकार करते हैं, केंद्र में जो सरकार होती है उसको हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं ना बच्चों, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हम लोग केंद्र सरकार बोलते हैं अपने यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है? नैतिक तर्क बताना है इसका बच्चों। ऑप्शन ए यह सत्ता का क्षेत्र वितरण है, ऑप्शन बी है यह लोकतंत्र की आत्मा है, ऑप्शन सी यह राजतंत्र की आत्मा है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी सही होगा बच्चों, यह लोकतंत्र की आत्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है? बेल्जियम की सीमा किस देश के साथ लगती है?
ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। न्यूजीलैंड से भी लगती है, जर्मनी से लगती है और फ्रांस से, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, भारत का पड़ोसी द्वीपीय देश कौन सा है? मतलब भारत का पड़ोसी देश बताना है और द्वीपीय देश होना चाहिए वो। तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। बच्चों ये देख लो, इसमें बांग्लादेश तो स्थलीय सीमा से है, नेपाल भी स्थलीय सीमा है, पाकिस्तान भी स्थलीय सीमा है, ये तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, द्वीपीय होना चाहिए देश, तो कौन सा है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए है सामुदायिक भागीदारी के लिए, ऑप्शन बी है सत्ता के बंटवारे के लिए, ऑप्शन सी है शाखा को अलग करने के लिए, ऑप्शन डी है टकराव को रोकने के लिए। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी सही होगा, टकराव को रोकने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, हमारे देश में कार्यपालिका किसका उपयोग करती है? ऑप्शन ए है सत्ता का, ऑप्शन बी है सरकार का, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक राजनीति का, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार का। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सत्ता का। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 28 है और इसके साथ ही जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन को दबा लें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना आप तक पहुंच जाएगी, नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा और समय से उस वीडियो को आप देख लेंगे। ये एक सीरीज चल रही है बच्चों, सामाजिक विज्ञान की 20 लेसन है आपके सिलेबस में यूपी बोर्ड में इस बार, और 20 लेसन के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है उन सभी को मैं बताने वाला हूं। अभी ये 10वीं क्लास है, अभी 10 वीडियो इस पर आने वाली है, 10 लेसन बाकी हैं। अभी मध्य में हम लोग चल चुके हैं, 10वां भाग है ये, और 10 भाग और बनेंगे इसके। ठीक है बच्चों, और जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं सभी लोग इस वीडियो को अपने दोस्त मित्र फ्रेंड सभी के पास शेयर करें, चाहे वो कोचिंग कॉलेज स्कूल कहीं भी उनके साथ पढ़ते हैं। यदि उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, उनके शुभचिंतक हैं, तो आपका जिम्मेवारी होती है, कर्तव्य भी होता है। शेयर करने में बच्चों पैसा नहीं लगता है, तो शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के पास, व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, फेसबुक पे शेयर कीजिए, या उनका नंबर है तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे इसके लिंक को शेयर कर दीजिए, वो भी वीडियो देख लें और उनका भी भला हो पाए। समय से अगर वीडियो उन तक पहुंच जाएगी तो इसको पढ़ के और अच्छे नंबर एग्जाम में ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। उच्च स्तर तथा निम्न स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारों को कहा जाता है? ऑप्शन ए है क्षैतिज वितरण, ऑप्शन बी है ऊर्ध्वाधर वितरण, ऑप्शन सी है समांतर वितरण, ऑप्शन डी है चक्रीय वितरण। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, ऊर्ध्वाधर वितरण। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर वितरण। उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। दूसरा लेसन है बच्चों संघवाद। आज हम संघवाद के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें कवर करेंगे और सबको अच्छी तरीके से आपको बताएंगे कि इसमें से यदि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो उन्हें आप कंप्लीट करके आएंगे, अच्छी तरह से करके आएंगे। ठीक है बच्चों, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है? ऑप्शन ए है प्राचीन लोकतंत्र, ऑप्शन बी है आधुनिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी है मध्यकालीन लोकतंत्र, ऑप्शन डी है स्थानीय लोकतंत्र। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आधुनिक लोकतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अदालतों को संविधान एवं विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। कौन विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए है उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी है निम्न न्यायालय, ऑप्शन डी है जिला न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ये 2020 में पूछा गया बच्चों क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है केंद्र एवं राज्यों इकाइयों के मध्य, ऑप्शन बी है एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, ऑप्शन डी है व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य इकाई के मध्य। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत के संघीय शासन व्यवस्था में तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया है, इसे क्या कहा गया है? ऑप्शन ए है पंचायत या नगर पालिका,
ऑप्शन बी है सामाजिक संगठन, ऑप्शन सी है स्थानीय सरकार, ऑप्शन डी है आर्थिक संस्था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पंचायत या नगर पालिका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 21, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन सी है 23। ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है हिंदी को लेकर। यदि हिंदी को छोड़ के पूछे तो 21 भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? 2022 में और 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दिल्ली सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य है? ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 28, ऑप्शन सी है 32, ऑप्शन डी है 30। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 28। ठीक है, 28 है, सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 पर, भारत में पंचायती राज्य की स्थापना हुई थी, उस सन का नाम बताना है। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी है 1990 में, ऑप्शन सी है 1992 में, ऑप्शन डी है 2004 में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1992 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, ठीक है, किस वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा इसी समय केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत भी हुई, उस सन का नाम बताना है। ऑप्शन ए है वर्ष 1995 के बाद, ऑप्शन बी है 1993 के बाद, ऑप्शन सी है वर्ष 1990 के बाद, ऑप्शन डी है वर्ष 1988 के बाद। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा वर्ष 1990 के बाद। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई। महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए? ऑप्शन ए है 1/4, ऑप्शन बी है 1/3, ऑप्शन सी है 1/10, ऑप्शन डी है आधे। क्वेश्चन नंबर बी का क्या होगा बच्चों? ये तो सबको पता है कि 1/3 आरक्षित की गई है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषम समवर्ती सूची में शामिल है? ये 2020 का क्वेश्चन है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ। ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है पुलिस, ऑप्शन डी है रक्षा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन कौन सा होगा? शिक्षा ना, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। 4 बड़े बड़े ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, राष्ट्रीय सरकार अपने कुछ अधिकार प्रांतीय सरकार को देती है। ऑप्शन बी है, अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांट जाते हैं या बांट दिए जाते हैं। ऑप्शन सी है, निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत का उपयोग करते हैं। ऑप्शन डी है, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बंट जाती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 13 है, भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर हुआ? भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पे हुआ है? सिद्धांत का नाम बताना है। ऑप्शन ए व्यवस्था का सिद्धांत, ऑप्शन बी है न्याय का सिद्धांत, ऑप्शन सी है परिवादी का सिद्धांत, ऑप्शन डी है मैत्री का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, व्यवस्था का सिद्धांत। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 14 है, राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? ऑप्शन ए है ग्रामीण सरकार, ऑप्शन बी है राज्य सरकार, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी है केंद्र सरकार। क्वेश्चन नंबर 14 का
जानते ही हो बच्चों, राज्य सरकार की बात है तो राज्य सरकार ही कानून बनाएगी ना, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है? पूछ रहा है हिंदी के अतिरिक्त। ऑप्शन ए है 23, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 22, ऑप्शन डी है 21। बच्चों मैं पहले ही बताऊं टोटल कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है? 22 को, लेकिन हिंदी भी उसमें कर है हिंदी के अतिरिक्त, तो 22 में से हटा देंगे 21, तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? 15 का 21 वाला ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन 15 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 16 है, भारत की राज्य भाषा कौन सी है? भारत की राज्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है सिंहली, ऑप्शन सी है हिंदी, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन कौन सा सही होगा? हिंदी ना, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये तो सबको पता है कि हिंदी होती है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है? ऑप्शन ए है अमेरिका, भूटान, इजराइल, ऑप्शन बी है भारत, नेपाल, चीन, ऑप्शन सी है श्रीलंका, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी है श्रीलंका, इंग्लैंड, चीन। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, श्रीलंका, इंग्लैंड, चीन, इन सभी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, भारत का संविधान मूल रूप से इसके लिए प्रदान किया गया। ऑप्शन है सरकार की 1-2 स्तरीय प्रणाली, ऑप्शन बी है सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली, ऑप्शन सी है सरकार की एकल स्तरीय प्रणाली, ऑप्शन डी है सरकार की 1-4 स्तरीय प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, सरकार की 1-2 स्तरीय प्रणाली। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, किस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ? प्रश्न संख्या 19 है बच्चों ये, किस अवधि में देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ? ऑप्शन ए है वर्ष 1990 के बाद की अवधि में, ऑप्शन बी है वर्ष 1980 के बाद की अवधि में, ऑप्शन सी है वर्ष 2000 के बाद की अवधि में, ऑप्शन डी है वर्ष 1970 के बाद की अवधि में। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1990 के बाद की अवधि में, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? ग्रामीण स्थानीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है? ऑप्शन ए है जिला परिषद, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है पंचायती राज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर बी का कौन सा सही होगा बच्चों? पंचायती राज ना, तो ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें सी, पंचायती राज होता है ना ग्रामीण स्थानीय क्षेत्रों के लिए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 21, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? बताओ बच्चों, नगर निगम का जो प्रमुख होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है मेयर, ऑप्शन बी है चेयरमैन, ऑप्शन सी है सचिव, ऑप्शन डी है प्रधान। क्वेश्चन 21 का कौन सा सही हो जाएगा? मेयर बोलते हैं ना उसको, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, मेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है। पंचायती राज की प्रणाली में शामिल है, कौन शामिल रहता है? ऑप्शन ए है ब्लॉक, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर, ऑप्शन बी है ग्राम और राज्य स्तर, ऑप्शन सी है ग्राम, जिला और राज्य स्तर, ऑप्शन डी है ग्राम, राज्य और केंद्रीय स्तर। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, ग्राम और राज्य स्तर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है? निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 2022 में भी आ चुका है ये। ऑप्शन ए है रक्षा, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है व्यापार, ऑप्शन डी है शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, रक्षा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है? उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए है मिस्र, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली के मुख्य उद्देश्य क्या है? संघीय प्रणाली के मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है देश की एकता को सुरक्षित रखना, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, ऑप्शन सी है विभिन्न समुदायों के बीच शक्तियों का साझा करना, और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है, देश की एकता को सुरक्षित करना, और ऑप्शन बी है क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना, ये दोनों ही सही हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, पूरे जिले का प्रशासन कौन संभालता है? पूरे जिले का प्रशासन
कौन संभालता है? ऑप्शन ए सरपंच, ऑप्शन बी है मेयर, ऑप्शन सी है जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, ऑप्शन डी है सन न्यायाधीश। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। बताइए कौन सा क्वेश्चन सही होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 26 का जिला मजिस्ट्रेट या कलेक्टर ही होता है ना जो शासन व्यवस्था को संभालता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? कह रहा है बच्चों विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? याद है तो कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पे ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जो बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर को आगे बढ़ाएंगी, आपको अच्छे नंबर अचीव कराएंगे। तो जो लोग भी अभी इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो बाद में अफसोस होगा कि हमने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया था, हमें सूचना नहीं आ पा रही। क्योंकि यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल नोटिफिकेशन पे ऑल को क्लिक कर लेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा समय से, और उस वीडियो को आप समय से देख लेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर लाएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो लोग पहले से इस चैनल पे जुड़े हुए हैं इस वीडियो को सभी बच्चों तक शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन ए दिया हुआ है 20, ऑप्शन बी दिया हुआ है 22, ऑप्शन सी दिया हुआ है 25, ऑप्शन डी दिया हुआ है 30। और क्वेश्चन है कि विश्व के कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है? संख्या बतानी है। कितने देशों में है बच्चों? 25। ऑप्शन 25 सही होगा, मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नीति का चैप्टर 3 लोकतंत्र और विविधता कि जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उन सभी को कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं उन सभी को लेकर आ चुके हैं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, लोकतंत्र सभी सामाजिक विभिन्नताओं, अंतरों एवं असमानताओं के बीच क्या करने की कोशिश करता है? ऑप्शन ए है एकत्रित करने, ऑप्शन बी है समाधान करने, ऑप्शन सी है विचार करने, ऑप्शन डी है समाजीकरण करने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समाधान करने की कोशिश करता है। क्या करता है बच्चों? समाधान करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, रंग भेद के विरुद्ध किस वर्ष मैक्सिको के 2 खिलाड़ियों टॉमी स्मिथ तथा जॉन कार्लोस ने पदक लेते समय प्रतीक के माध्यम से प्रदर्शन किया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1965 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1972 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1963 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1968 में। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्ष 1968 में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, मैक्सिको ओलंपिक कब आयोजित किया गया था? उस सन का नाम बताना है जब मैक्सिको में ओलंपिक गेम हुआ था। ये तो सभी बच्चों को याद होगा। ऑप्शन ए है वर्ष 1968 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1978 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1988 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1950 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए सही होगा बच्चों, वर्ष 1968 में ओलंपिक गेम मैक्सिको में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, मैक्सिको शहर में आयोजित वर्ष 1968 ओलंपिक के बारे में क्या खास था? ऑप्शन ए है सभी गोल्ड मेडल अमेरिका एथलीट के पास गए, ऑप्शन बी है अफ्रीकी अमेरिकन एथलीट द्वारा अफ्रीकी अमेरिकनों के नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विरोध हुआ, ऑप्शन सी है मैक्सिको सिटी ने नस्लवाद खत्म करने की मांग का समर्थन किया, ऑप्शन डी है अमेरिकी सरकार ने नस्लवाद की समाप्ति की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, अफ्रीकी अमेरिकी एथलीट द्वारा अफ्रीकी अमेरिकन के नस्लीय भेदभाव का विरोध किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, ऑस्ट्रेलियाई के धावक या ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन के फैसलों ने अमेरिका में किसके प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित करने में सफलता प्राप्त की? ऑप्शन ए है सामाजिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन बी है व्यवस्था अधिकार आंदोलन, ऑप्शन सी है नागरिक अधिकार आंदोलन, ऑप्शन डी है समानता अधिकार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, नागरिक अधिकार आंदोलन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, प्रत्येक सामाजिक विभिन्नता किसका रूप नहीं लेती है जिससे लोगों के मध्य बंटवारे का एक बड़ा कारण होता है? ऑप्शन ए है राजनीतिक विभाजन, ऑप्शन बी है सामाजिक विभाजन, ऑप्शन सी है आर्थिक विभाजन, ऑप्शन डी है सांस्कृतिक विभाजन। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, सामाजिक विभाजन। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में दलित सामान्यतः भेदभाव एवं अन्याय का सामना करते हैं, जिसके किस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है सामाजिक विभाजन, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक विभाजन, ऑप्शन सी है राजनीतिक विभाजन, ऑप्शन डी है समानता का विभाजन। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सामाजिक विभाजन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अधिकतर सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं। ऑप्शन ए है जन्म पर, ऑप्शन बी है चुनाव पर, ऑप्शन सी है योग्यता पर, ऑप्शन डी है धर्म पर। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जन्म पर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में कौन सा समुदाय संयुक्त राज्य अमेरिका में अश्वेतों की तरह कमावेश उसी स्थिति में है? ऑप्शन ए है ब्राह्मण, ऑप्शन बी है दलित, ऑप्शन सी है वैश्य, ऑप्शन डी है क्षत्रिय। तो ये क्वेश्चन तो सभी बच्चों को पता होगा बच्चों, कौन से होते हैं? दलित ना, ऑप्शन दलित, जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में धार्मिक समूह का नाम बताइए। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड में जो धार्मिक समूह उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है यहूदी धर्म, ऑप्शन बी है ईसाई धर्म, ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ईसाई धर्म होगा बच्चों। ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, क्या होगा? ईसाई धर्म। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम में लगाए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर ढूंढे। समझ में आ रहा है बच्चों? ये बड़ा सा क्वेश्चन है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और फिर आंसर में देखना है कौन सा सही होगा। पहला ऑप्शन है, सामाजिक विभाजन की सभी राजनीतिक अभिव्यक्तियां खतरनाक ही हो यह जरूरी नहीं है। ऑप्शन 2 है, प्रत्येक देश में किसी न किसी तरह के सामाजिक विभाजन रहते ही है। ऑप्शन सी है, राजनीतिक दल सामाजिक विभाजन के आधार पर राजनीतिक समर्थन जुटाने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन 4 है, कुछ सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजनों का रूप ले सकते हैं। अब नीचे कूट दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी में दिया है 4, 2, 1 और 3। क्रम से लगाना है बच्चों। ऑप्शन सी है 4, 1, 3 और 2, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। थोड़ा सोच सकते हैं आप, दिमाग लगाइए कौन सा इसमें सही होगा बच्चों? इसमें सही होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी सही होगा, 4, 2, 1 और 3, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भी कूट वाला है। पहला ऑप्शन है, जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। ऑप्शन 2 है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कोई पहचान हो। ऑप्शन 3 है, केवल भारत जैसे देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है वो बताना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 1 और 2, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2 और 3, ऑप्शन डी में दिया हुआ है केवल 3। बच्चों इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन सही होगा 1 और 2, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, वर्ष 1989 में ब्रिटिश सरकार तथा किसके मध्य हुए समझौते में हिंसक आंदोलन बंद करने की बात स्वीकार की गई? ऑप्शन ए है नेशनलिस्ट, ऑप्शन बी है यूनियनिस्ट, ऑप्शन सी है प्रोटेस्टेंट, ऑप्शन डी है कैथोलिक। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेशनलिस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 14 है, निम्न में से कौन सा उत्तरी आयरलैंड प्रोटेस्टेंटों के विषय में है? ऑप्शन ए है, वे यूनियनिस्ट पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए थे। ऑप्शन बी है, वे ब्रिटेन के साथ बने रहना चाहते थे। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही होगा बच्चों, ए और बी दोनों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, कौन सा समाज एक ऐसा समाज होता है जिसमें सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय विभिन्नता अधिक नहीं होती? उस समाज का नाम बताना है। ऑप्शन ए है यांत्रिक समाज, ऑप्शन बी है प्राकृतिक समाज, ऑप्शन सी है समरूप समाज, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक समाज। क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समरूप समाज, जिसमें सब लोग बराबर होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, सामाजिक विभाजनों को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है? ऑप्शन है, लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिद्वंदी के चलते सामाजिक विभाजन की छाया राजनीति पर भी पड़ती है।
ऑप्शन बी है लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों के लिए शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिकायत व्यक्त करने का संभव है तरीका है। ऑप्शन सी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा है। ऑप्शन डी है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को की ओर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा, उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए है बेल्जियम, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया, ऑप्शन डी है नीदरलैंड। क्वेश्चन नंबर 17 का सबको पता होगा बच्चों, यूगोस्लाविया था वो देश। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? क्या बच्चों, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है मार्टिन लूथर, ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन सी है मार्टिन डेविस, ऑप्शन डी है बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्वेश्चन नंबर 18 का कौन होगा बच्चों? आंसर आपको याद ही होगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 19 है, यदि लोग स्वयं को सबसे उत्तम एवं अलग मानने लगते हैं तो दूसरों के साथ क्या मुश्किल हो जाता है? फिर से सुन लीजिए इस क्वेश्चन को। यदि लोग स्वयं को सबसे उत्तम एवं अलग मानने लगते हैं तो दूसरों के साथ क्या मुश्किल हो जाता है? ऑप्शन ए है सामाजिकरण करना, ऑप्शन बी है समन्वय स्थापित करना, ऑप्शन सी है संस्कृति परिचय, ऑप्शन डी है भौगोलिक समावेश करना। प्रश्न 19 का ऑप्शन बी सही होगा बच्चों, समन्वय स्थापित करना। यदि कोई अपने आप को स्पेशल समझने लगे तो दूसरों से समन्वय करना उसके लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 20 है, राष्ट्रवादी और ब्रिटेन सरकार कब एक समझौते पर पहुंचे? ऑप्शन ए है वर्ष 1992 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1995 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1998 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1999 में। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1998 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है मैक्सिको, ऑप्शन सी है सऊदी अरब, ऑप्शन डी है चिली। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिली। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्न में से कौन सा वाक्य गलत नहीं है? जो गलत नहीं है उसको बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है प्रवासी अपने साथ अपनी संस्कृति लाते हैं, ऑप्शन बी है वे एक अलग सामाजिक समुदाय बनाते हैं, ऑप्शन सी है वे दुनिया को बहुसांस्कृतिक बनाने में मदद करते हैं, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न 23 है, निम्न में से कौन सा कथन अश्वेत शक्ति आंदोलन के विषय में सही नहीं है? ऑप्शन ए है यह वर्ष 1966 में उभरा यानी कि उत्पन्न हुआ, ऑप्शन बी यह वर्ष 1975 तक चला, ऑप्शन सी यह एक अधिक उग्रवादी आंदोलन था, ऑप्शन डी है इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। कौन सा इसमें सही नहीं है वो बताना है। तो प्रश्न 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसने शांतिपूर्ण तरीकों की वकालत की। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, सामाजिक असमानताओं एवं गड़बड़ियों की पहचान करने तथा विभिन्नता को सम्मानित करने का सबसे अच्छा माध्यम है। ऑप्शन ए है प्रजातंत्र, प्रशासन तंत्र, ऑप्शन बी है राजतंत्र, ऑप्शन सी है लोकतंत्र, ऑप्शन डी है शाही तंत्र। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, लोकतंत्र। लोकतंत्र इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो बिना सोचे समझे, बिना कुछ सोचे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इंग्लिश के जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट वो, और सामाजिक विज्ञान के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सभी सेपरेट अलग अलग वीडियो में इस चैनल पे बताए जा चुके हैं। आप उनको देख सकते हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो भी डाली जाएंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी और समय से आप वीडियो देख पाएंगे। और साथ ही जितने भी बच्चे इस चैनल से जुड़े हैं सभी लोग इस चैनल को अपने मित्रों के यहाँ जरूर शेयर करें। ये उनकी कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि वो इस चैनल को उन बच्चों तक पहुंचाए जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छी शिक्षा लेना चाहते हैं। ठीक है, शास्त्र के चैप्टर 4 को जाति धर्म एवं लैंगिक मसले, ठीक है बच्चों, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन इस लेसन में हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को मैं एक ही वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला है, 1 नंबर है बच्चों, जाति, धर्म और लिंग आधारित किन मतभेदों से समाज को असमानता एवं विभाजन का रूप दिखाई देता है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक, ऑप्शन बी है सामाजिक, ऑप्शन सी है समावेशी, ऑप्शन डी है आर्थिक। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, सामाजिक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लिंग विभाजन सामाजिक विभाजन का एक रूप है जिसके अंतर्गत समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए क्या निर्धारित करता है? ऑप्शन ए है असमान भूमिकाएं, ऑप्शन बी है असमान रणनीतियां, ऑप्शन सी है असमान सामाजिक कार्य, ऑप्शन डी है असमान वितरण। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है किस चीज से? ऑप्शन ए है स्त्री और पुरुष के बीच जैविक अंतर, ऑप्शन बी है समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं, ऑप्शन सी है बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को मतदान का अधिकार न मिलना। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? लैंगिक विभाजन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है अमीर और गरीब के बीच विभाजन, ऑप्शन बी है पुरुषों और महिलाओं के बीच विभाजन, ऑप्शन सी है शिक्षित और अशिक्षित के बीच विभाजन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, पुरुष और महिलाओं के बीच विभाजन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, सर्वप्रथम नारीवाद आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमेरिका। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, निम्न में से किस देश में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा नहीं है? ऑप्शन ए है स्वीडन, ऑप्शन बी है ऑप्शन बी है नॉर्वे, ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी है भारत, ऑप्शन डी है फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व निम्न में से कम है। ऑप्शन ए है 2%, ऑप्शन बी है 5%, ऑप्शन सी है 6%, ऑप्शन डी है 3%। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 5%। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, किस वर्ष महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा में पारित किया गया? उस समय का नाम बताना है, उस सन का नाम बताना है कि किस वर्ष इसको पारित किया गया था। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 है, ऑप्शन दिया हुआ है ए वर्ष 2012 में, ऑप्शन बी दिया हुआ है वर्ष 2014 में, ऑप्शन सी दिया हुआ है वर्ष 2008 में, ऑप्शन डी दिया हुआ है वर्ष 2010 में। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 2010 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, धर्म के आधार पर राजनीतिक गठबंधन किसका रूप होता है? ऑप्शन ए है सामाजिकता का अभाव, ऑप्शन बी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक कारण, ऑप्शन डी है आर्थिक समावेश। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सांप्रदायिकता। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, सांप्रदायिकता राजनीति का से क्या अभिप्राय है? सांप्रदायिक राजनीति से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए है राजनीति में विभिन्न समुदायों की भागीदारी, ऑप्शन बी है जब राज्य शक्ति का उपयोग बाकी समूहों में एक धार्मिक समूह के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी है साम्यवादी सरकार, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जितनी भी चीजें हैं सब करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ संबंधी निम्नलिखित कथनों पर ध्यान। सांप्रदायिक राजनीति इस धारणा पर आधारित है कि ऑप्शन पहला नंबर है एक धर्म दूसरे के से श्रेष्ठ है,
दूसरा नंबर है विभिन्न धर्मों के लोग नागरिक के रूप में खुशी खुशी साथ रह सकते हैं। ऑप्शन 3 है एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं। 4 नंबर है एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व से सभी धर्मों पर कायम करने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? ऑप्शन ए दिया है 1, 2, 3 एंड 4। ऑप्शन बी दिया है 1, 2 और 4। ऑप्शन सी दिया है 1 और 3। ऑप्शन डी दिया है 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, ए और 3। ए और 3 सही है, तो इसमें जो ए है और मतलब 1 है और 3 है, ये दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है निम्न में से कौन सा सांप्रदायिकता के क्रूप के विषय में सत्य है? ऑप्शन ए है सांप्रदायिक हिंसा, ऑप्शन बी है दंगे, ऑप्शन सी है नरसंहार, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है राजनीति में सांप्रदायिकता का कौन सा रूप ले सकते हैं? ऑप्शन ए है धार्मिक पूर्वाग्रहों की तरह हर रोज मान्यताओं में, ऑप्शन बी किसी के अपने धार्मिक समुदाय के राजनीतिक प्रभुत्व की खोज, ऑप्शन सी धार्मिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है धर्मनिरपेक्ष राज्य में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। धर्मनिरपेक्ष राज्य में धर्म का कोई महत्व नहीं है, स्थान नहीं है। ऑप्शन बी है एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास, ऑप्शन सी है केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता, ऑप्शन डी है सभी धर्मों को समान समझना। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी धर्मों को समान समझना, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ऑप्शन बी है यह एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ऑप्शन सी है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, ऑप्शन डी किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 नंबर क्वेश्चन था ये बच्चों, और इसमें बी सही हो जाएगा, राजकीय धर्म बताता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है निम्न देशों में से किसका आधिकारिक धर्म है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी। इन सभी देशों का आधिकारिक धर्म है। श्रीलंका का बौद्ध धर्म है, इंग्लैंड का पता है, सबको पता है ना बच्चों, श्रीलंका का बौद्ध धर्म है और इंग्लैंड का क्रिश्चियन धर्म है और पाकिस्तान का इस्लाम धर्म है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत का कोई धर्म नहीं है। हमारे देश में सभी धर्मों के लोगों का रिस्पेक्ट किया जाता है, सम्मान किया जाता है और सभी को यहाँ पर आज़ादी है। इन सभी विभिन्नताओं के बाद भी हमारा देश महान है, इतनी चीज़ों होने के बाद भी हमारा देश है, इसीलिए तो विविधताओं में एकता का प्रतीक हमारा देश भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो गलत है उसको ट्रिक करना है। ऑप्शन ए है किसी भी धर्म को मनाने की स्वतंत्रता देता है, ऑप्शन बी है कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, ऑप्शन सी है धार्मिक आधार पर भेदभाव का निषेध करता है, ऑप्शन डी है यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए सीटें आरक्षित करता है। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यह धर्म अल्पसंख्यक के लिए सीटें आरक्षित करता है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है भारत का सामाजिक ढांचा किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था पे, ऑप्शन बी है राजनीतिक व्यवस्था पे, ऑप्शन सी है जाति व्यवस्था पे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी जगह जाति व्यवस्था, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति 16.6% है तथा अनुसूचित जनजाति देश की आबादी का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए है 9.5%, ऑप्शन बी है 8.6%, ऑप्शन सी है 10.2%, ऑप्शन डी है 7.8%। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 8.6%, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है दलों के लिए प्रचार करते समय
राजनीतिक नेता अपने समुदाय से समर्थन प्राप्त करने के लिए किसको विशेष स्थान देते हैं? ऑप्शन ए है क्षेत्रीय भावनाओं को, ऑप्शन बी है जातिगत भावनाओं को, ऑप्शन सी है राजनीतिक भावनाओं को, ऑप्शन डी है आर्थिक भावनाओं को। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जातिगत भावनाओं को। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, राजनीति भी जातियों को राजनीतिक क्षेत्र में लाकर जाति व्यवस्था को करती है। ऑप्शन ए है समायोजित, ऑप्शन बी है गतिविधि प्रदान, ऑप्शन सी है सामाजिक कार्यों का अनुसरण, ऑप्शन डी है प्रभावित। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, प्रभावित। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं बच्चों, कौन सा इसमें सही होगा? और इसके साथ ही जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, देर ना करें। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं, कोई सुझाव देना हो, कोई क्वेश्चन पूछना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का यहाँ पे स्वागत है। और जितने भी बच्चे इस चैनल पे जुड़े हुए हैं सभी लोगों का ये दायित्व है, कर्तव्य है, जिम्मेवारी है कि जितने भी उनके मित्र, दोस्त, फ्रेंड, क्लासमेट, साथी, जो भी आप उसे कहते हो, मानते हो, उन सभी तक इस वीडियो को शेयर करें जो बोर्ड एग्जाम में इस बार भाग लेने वाले हैं। उनके लिए सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक एक नंबर का महत्व होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। ऑप्शन देखिए क्वेश्चन नंबर 22 का। पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है विधानसभा, ऑप्शन सी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी है पंचायती राज की संस्थाएं। क्वेश्चन नंबर 22 का सबको पता ही होगा कौन है, पंचायती राज की संस्था है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। शुरू करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र का 5वां लेसन है जन संघर्ष और आंदोलन। जन संघर्ष और आंदोलन जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसमें जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे उन सभी का यह एक संग्रह है और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं बच्चों बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला है, सत्ताधिकारी अपने ऊपर पड़ने वाले दबाव से अलग क्या नहीं कर सकते? ऑप्शन ए सामाजिक व्यवहार, ऑप्शन बी है स्वतंत्र व्यवहार, ऑप्शन सी है सकारात्मक व्यवहार, ऑप्शन डी है संस्कृत व्यवहार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, स्वतंत्र व्यवहार। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, अधिकांश समय लोकतंत्र किस माध्यम से विकसित होता है? ऑप्शन ए है सर्वसम्मति, ऑप्शन बी है लोकप्रिय संघर्ष, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, लोकप्रिय संघर्ष। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नेपाल में किस दशक में लोकतंत्र स्थापित हुआ जिसके अंतर्गत राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना? ऑप्शन ए है 1980 के दशक में, ऑप्शन बी है 1990 के दशक में, ऑप्शन सी है 2000, ऑप्शन डी है 2010 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, 1990 के दशक में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, नेपाल में किस प्रकार की सरकार को वर्ष 1990 में अपनाया गया था? ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी है तानाशाही, ऑप्शन सी है औपनिवेशिक, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, नेपाल में पहली बार लोकतंत्र कब आया? नेपाल में पहली बार लोकतंत्र कब आया? वर्ष 1985 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1995 में, ऑप्शन सी है वर्ष 1990 में, ऑप्शन डी है वर्ष 1965 में। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, वर्ष 1990 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई? ऑप्शन ए है वर्ष 2005 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2006 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2008 में, ऑप्शन डी है वर्ष 2015 में। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 2006 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, 21 अप्रैल 2006 को राजा द्वारा आंदोलनकारी जनता की मांग मान लिए जाने के परिणाम स्वरूप 7 पार्टी अलायंस ने किसे अतिरिक्त सरकार का प्रधानमंत्री चुना? ऑप्शन ए है पुष्प कुमार दहल प्रचंड, ऑप्शन बी है केपी ओली, ऑप्शन सी है गिरिजा प्रसाद कोइराला, ऑप्शन डी है नवाब तुर्की। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गिरिजा प्रसाद
कोइराला। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, नेपाल का अंतिम राजा कौन था? नेपाल का अंतिम राजा कौन था? ऑप्शन ए है वीरेंद्र, ऑप्शन बी है ज्ञानेंद्र, ऑप्शन सी है राज बहादुर, ऑप्शन डी है वीर प्रताप। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वीरेंद्र। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, बोलिविया अमेरिका के किस भाग का एक गरीब देश है? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी है मध्य अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिणी यानी लातिन अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका यानी लातिन जो जगह है वहां का। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, बोलिविया का जल युद्ध किसके द्वारा जीता गया? बोलिविया का जल युद्ध किसके द्वारा जीता गया? ऑप्शन ए है लोगों द्वारा, ऑप्शन बी है सरकारों द्वारा या सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है एमएनसी द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोगों द्वारा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? ऑप्शन जो ए है, ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, लोकतंत्र का विकास किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन ए है सामाजिक आंदोलन, ऑप्शन बी है सांस्कृतिक घटनाओं, ऑप्शन सी है जनसंघर्ष, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जनसंघर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, आमतौर पर लोकतांत्रिक संघर्षों को हल किया जाता है। ऑप्शन ए है जनता का लामबंद होना, ऑप्शन बी संसद या न्यायपालिका जैसी संस्थाओं से, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों से, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 का ए हो जाएगा सही बच्चों, जनता का लामबंद होना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, राजनीति में जिनकी प्रत्यक्ष भागीदारी न हो तथा सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है दबाव समूह, ऑप्शन बी है संस्थागत समूह, ऑप्शन सी है राजनीतिक समूह, ऑप्शन डी है आर्थिक समूह। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए से हो जाएगा बच्चों, दबाव समूह। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जो संगठन विशिष्ट सामाजिक वर्ग जैसे मजदूर, कर्मचारी, शिक्षक और वकील आदि के हितों को बढ़ावा देने की गतिविधियां चलाते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है दबाव समूह, ऑप्शन बी है संस्थागत समूह, ऑप्शन सी है राजनीतिक समूह, ऑप्शन डी है आर्थिक समूह। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दबाव समूह। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हित समूह का जन्म समाज में किसके हितों को प्रमुखता देने के लिए होता है? ऑप्शन ए है समूहों के लिए, ऑप्शन बी है संगठनों के लिए, ऑप्शन सी है संस्थाओं के लिए, ऑप्शन डी है सामाजिक कार्यों के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, समूहों के लिए। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, पर्यावरण आंदोलन एवं महिला आंदोलन किस पर आधारित होता है? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक गतिविधियों पर, ऑप्शन बी है सामाजिक संरचनाओं पर, ऑप्शन सी है आर्थिक समानताओं पर, ऑप्शन डी है मुद्दों पर। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मुद्दों पे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, किसी वित्तीय एजेंसी या संगठन ने बोलिविया सरकार पर नगर पालिका जल आपूर्ति के नियंत्रण को छोड़ने के लिए दबाव डाला। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन बी है विश्व बैंक, ऑप्शन सी है सेंट्रल बैंक ऑफ बोलिविया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी से हो जाएगा बच्चों, विश्व बैंक। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, राजनीति में दबाव समूह एवं आंदोलन का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन ए प्रभाव डालना, ऑप्शन बी है एकत्रित करना, ऑप्शन सी है भ्रमित करना, ऑप्शन डी है समायोजन करना। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रभाव डालना। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किस कथन से स्पष्ट होता है कि दबाव समूह राजनीतिक दल में अंतर है? ऑप्शन ए है, राजनीतिक दल राजनीतिक पक्ष लेते हैं जबकि दबाव समूह राजनीतिक मसलों की चिंता नहीं करते हैं। ऑप्शन बी है, दबाव समूह कुछ लोगों तक ही सीमित होते हैं जबकि राजनीतिक दल का दायरा ज्यादा लोगों तक फैला होता है। ऑप्शन सी, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ऑप्शन डी है, दबाव समूह लोगों की लामबंदी नहीं करते जबकि राजनीतिक दल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, दबाव समूह सत्ता में नहीं आना चाहते जबकि राजनीतिक दल सत्ता हासिल करना चाहते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, दबाव समूह और राजनीतिक दलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दबाव समूह समाज के किसी विशेष तबके के हितों की संगठित अभिव्यक्ति होती है। दूसरा क्वेश्चन, दबाव समूह राजनीतिक मुद्दों पर कोई न कोई पक्ष लेते हैं। तीसरा है, सभी दबाव समूह राजनीतिक दल होते हैं। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सही है उसको बताना है। ऑप्शन ए है 1, 2 और 3,
ऑप्शन बी है 1 और 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा 1 और 2। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, दबाव समूह एवं आंदोलन द्वारा किसकी जड़ें मजबूत हुई हैं? दबाव समूह एवं आंदोलन द्वारा किसकी जड़ें मजबूत हुई हैं? ऑप्शन ए है समाजतंत्र की, ऑप्शन बी है लोकतंत्र की, ऑप्शन सी है राजनीतिक तंत्र की, ऑप्शन डी है वैज्ञानिक तंत्र की। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा लोकतंत्र की। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन नहीं है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी है लोकतंत्र के लिए नेपाल में संघर्ष, ऑप्शन सी है महिला आंदोलन, ऑप्शन डी है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? ऑप्शन ए है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी है शराब विरोधी आंदोलन, ऑप्शन सी है महिला आंदोलन, ऑप्शन डी है वर्कर्स ट्रेड यूनियन। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी से हो जाएगा बच्चों वर्कर्स डे यूनियन। कैसे हो जाएगा? वर्कर्स डे यूनियन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी जितने सामाजिक विज्ञान और जितने इंग्लिश के बहुविकल्पी क्वेश्चन हो सकते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, उन सभी का सीरीज इस चैनल पे आपको बताया जा रहा है। इंग्लिश का कंप्लीट हो चुका है, जितने भी लेसन है इंग्लिश क्लास 10th के उन सबको बता दिया गया है। आप उसको सर्च करके यूट्यूब पे चैनल का नाम डाल के आप देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। और SST यानी सामाजिक विज्ञान के जितने भी लेसन है 20 लेसन, उसमें ये 14वीं क्लास चल रही है और 6 क्लास आएंगे इसकी। जितने हो सकते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन उन सभी का एक सीरीज चल रहा है, इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में नहीं आ सकते। और साथ ही साथ भूगोल के लिए एक स्पेशल वीडियो पूरे भूगोल की बनी हुई है, इतिहास की एक स्पेशल वीडियो बन चुकी है, नागरिक शास्त्र की एक स्पेशल वीडियो बनने वाली है जिसमें पूरा निचोड़ रहेगा, और लास्ट में अर्थशास्त्र की भी एक बनने वाली है। तो इस चैनल से जुड़े रहे, और जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो इस चैनल को दूसरे बच्चों तक शेयर करें, इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक पहुंचाएं जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। प्रॉपर उचित मात्रा में उनके पास मटेरियल नहीं है, जानकारी नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्या पैटर्न रहने वाला है, क्या तरीका है बोर्ड एग्जाम का, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना है, तो उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, वो इसको पढ़ें, समझें और बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। यानी लोकतंत्र के परिणाम जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें से कई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस सीरीज को। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से हो सकते हैं सभी को समायोजित किया गया है, और बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसी सरकार बनाए जो डैश 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 की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है नागरिक, ऑप्शन नंबर बी है प्रजातंत्र, ऑप्शन सी है अधिकारीगण, ऑप्शन डी है शासन दल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन ए सही हो जाएगा नागरिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, लोकतंत्र के परिणामों का आकलन करने के बाद इसे किसका एक रूप माना गया है? ऑप्शन ए है राजनीतिक दलों का, ऑप्शन बी है सरकार का, ऑप्शन सी है जनप्रतिनिधियों का, ऑप्शन डी है चुने गए सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा सरकार का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए है अधिकारी, ऑप्शन बी है मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी है नागरिक, ऑप्शन डी है वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा नागरिक। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? किसी भी निर्णय को लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है विधि निर्माण अधिकारी, ऑप्शन डी है सरकार। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा सरकार। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, लोकतंत्र में निर्णय लेने और क्रियान्वयन में देरी क्यों होती है? कारण बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है
सरकार फैसले लेने से डरती है। ऑप्शन बी है सरकार निर्णय लेने में हिचकिचाती है। ऑप्शन सी है लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत के विचार पर आधारित है। ऑप्शन डी है एक लोकतांत्रिक सरकार त्वरित निर्णय लेने में रुचि नहीं रखती है। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लोकतंत्र विचार विमर्श और बातचीत विचार पर आधारित होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है नियमित एवं निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के समय में अत्यधिक क्या सफल हुई है। ऑप्शन है सामाजिक संस्थाएं। ऑप्शन बी है सरकार की जवाबदेही। ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन डी है सामाजिक एकीकरण। क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन सी सही हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है निम्नलिखित में से किसकी आर्थिक वृद्धि और विकास की दर अधिक है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र। ऑप्शन बी है तानाशाही। ऑप्शन सी है सभी गैर लोकतांत्रिक शासन। ऑप्शन डी है राजशाही। प्रश्न 7 का बी सही हो जाएगा बच्चों तानाशाही। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है आर्थिक विकास गरीबी और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप हैं। ऑप्शन ए है सांस्कृतिक परिणाम। ऑप्शन बी है राजनीतिक परिणाम। ऑप्शन सी है आर्थिक परिणाम। ऑप्शन डी है सामाजिक परिणाम। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा आर्थिक परिणाम। ये कैसे परिणाम है बच्चों तो आर्थिक परिणाम। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 है लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह किसकी वृद्धि एवं विकास करेंगे। ऑप्शन ए है आर्थिक गतिविधियों को। ऑप्शन बी है प्राकृतिक संरचनाओं। ऑप्शन सी है सामाजिक कार्य। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा आर्थिक गतिविधियों। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के विषय में किए गए अध्ययन बताते हैं कि कौन सा सही होगा बच्चों। ये 2022 में आ चुका क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। ऑप्शन बी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं। ऑप्शन सी है तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं। ऑप्शन डी है तानाशाहियां लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों को किसके अनुरूप होना चाहिए। ऑप्शन ए सांस्कृतिक विविधता। ऑप्शन बी है वैज्ञानिक विविधता। ऑप्शन सी है आर्थिक विविधता। ऑप्शन डी है सामाजिक विविधता। प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा सामाजिक विविधता। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है कौन सी शासन व्यवस्था आमतौर पर सामाजिक प्रतिद्वंदित्व को कम करने के और सामाजिक तनाव की संभावना के लिए एक प्रक्रिया विकसित करती है। ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक शासन। ऑप्शन बी है तानाशाही शासन। ऑप्शन सी है गैर लोकतांत्रिक शासन। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है उसे चुने। कौन सी नहीं है। ऑप्शन ए है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन बी है व्यक्ति की गरिमा। ऑप्शन सी है बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन डी है कानून के समक्ष समानता। प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 है किस शासन से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए है एक दलीय शासन। ऑप्शन बी है बहुदलीय शासन। ऑप्शन सी है बहुमत के शासन। ऑप्शन डी है द्विदलीय शासन। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बहुमत के शासन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता के संबंध में किस व्यवस्था के कारण किसी भी अन्य शासन प्रणाली से भिन्न है। ऑप्शन ए है सामाजिक व्यवस्था। ऑप्शन बी है राजतांत्रिक व्यवस्था।
ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऑप्शन डी है कूटनीतिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी सही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, लोकतंत्र एक विश्व की स्थिति से लोगों को किस रूप में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है मताधिकार, ऑप्शन बी है नागरिक, ऑप्शन सी है सामाजिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नागरिक। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न मूल्यों में से किसका लोकतंत्र में नैतिक और कानूनी प्रतिबंध है? ऑप्शन ए है लिंग समानता, ऑप्शन बी है जाति आधारित समानता, ऑप्शन सी है आर्थिक समानता, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, ए और बी दोनों। मतलब लिंग समानता भी सही है, आर्थिक समानता भी सही है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हें रोज कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी और उनके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले नंबर हैं उसमें इजाफा ही होने वाला है। इस चैनल से अगर जुड़ते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है, आपके फायदे ही होने वाले हैं। कुछ नंबर आपके एग्जाम में बढ़ेंगे ही, घटेंगे तो नहीं। कुछ नई नई तरीके आपको बताए जाएंगे। ठीक है बच्चों, और साथ ही जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सब लोग इस पढ़कर इसका फायदा उठा सके। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है? निम्न में से किस देश में आधी आबादी गरीबी में रहती है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों। कौन सा? बांग्लादेश, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बांग्लादेश में आधी जो आबादी है वो गरीबी में रहती है। ठीक है बच्चों, बांग्लादेश मतलब समझ रहे हो ना, पहले ये पाकिस्तान ही था, अब ये बढ़ के दूसरा देश बन गया है बांग्लादेश। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। किसी भी चीज के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, आपका मस्ट वेलकम है इस चैनल पे। ठीक है बच्चों, चैप्टर 7 को लोकतंत्र की चुनौतियां, इसमें जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तगड़े बहुविकल्पी क्वेश्चन है, उन सभी की एक सीरीज एक ही वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो बिना देर किए शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, समकालीन विश्व में किस शासन का एक प्रमुख रूप है जिसे अनेक गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन ए है राजतंत्र शासन, ऑप्शन बी है लोकतंत्र शासन, ऑप्शन सी है लालशाही शासन, ऑप्शन डी है प्रजातंत्र शासन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र शासन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कौन सी कठिनाई जो स्वयं को प्रगति के लिए अवसर प्रदान करती है? ऑप्शन ए है चुनौती, ऑप्शन बी है सामाजिक विषमता, ऑप्शन सी है राजनीतिक कटुता, ऑप्शन डी है विषम परिस्थितियां। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, चुनौतियां, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, किस पर विजय प्राप्त कर लेने पर पहले की तुलना में एक उच्च स्तर तक अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है सामाजिक कार्यों, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक प्रविधियों, ऑप्शन सी है चुनौतियां, ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, चुनौतियां, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, चुनौती के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए है किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई को चुनौती कहा जाता है, ऑप्शन बी है चुनौती एक कठिनाई है जो महत्वपूर्ण है और जिसे दूर किया जा सकता है, ऑप्शन सी है चुनौती एक कठिनाई है जो उसके भीतर प्रगति का अवसर प्रदान करती है, ऑप्शन डी है एक बार जब हम किसी चुनौती को पार कर लेते हैं तो हम पहले की तुलना में उच्च स्तर पर पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, किसी भी प्रकार की समस्या या कठिनाई को चुनौती कहा जाता है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, बुनियादी चुनौती में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है मौजूदा गैर लोकतांत्रिक शासन को हटाना, ऑप्शन बी है लोकतंत्र की संस्थाओं और कार्यों को मजबूत बनाना, ऑप्शन सी है सेना को सरकार के नियंत्रण से दूर रखना, ऑप्शन डी है एक संप्रभु और कार्यात्मक राज्य के खिलाफ काम करना। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक संप्रभुत्व और कार्यात्मक राज्य के खिलाफ काम करना, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, दुनिया के कम से कम 1/4 देशों को किस प्रकार की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है? ऑप्शन ए लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती, ऑप्शन बी है विस्तार की चुनौती, ऑप्शन सी है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लोकतंत्र की बुनियादी चुनौती। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ऑप्शन ए है भ्रष्ट नेता, ऑप्शन बी है अशिक्षित नागरिक, ऑप्शन सी है सांप्रदायिकता, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये सभी, यानी भ्रष्ट नेता, अशिक्षित नागरिक और सांप्रदायिकता, ये सभी चुनौती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, विस्तारित परिभाषा को देखते हुए लोकतंत्र के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है लोगों द्वारा चुने गए शासक को सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने चाहिए, ऑप्शन बी है चुनावों को मौजूदा शासकों को बदलने के लिए कोई विकल्प प्रदान करना चाहिए, ऑप्शन सी है विकल्प सभी लोगों के लिए समान आधार पर उपलब्ध होने चाहिए, ऑप्शन डी है इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए सरकार को संविधान और नागरिकों के बुनियादी नियमों तक सीमित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इसको आप एक बार ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, और इसमें सही कौन हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस विकल्प का प्रयोग करने के लिए सरकार को संविधान और नागरिक के बुनियादी नियमों तक सीमित नहीं होना चाहिए, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, किस शासन व्यवस्था को गिराने तथा सत्ता पर सेना का नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती होती है? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन बी है राजतांत्रिक शासन, ऑप्शन सी है नियंत्रित शासन, ऑप्शन डी है गैर लोकतांत्रिक शासन। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों, गैर लोकतांत्रिक शासन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, मूल सिद्धांत विभिन्न सामाजिक समूहों तथा विभिन्न संस्थाओं में कानून या नियम लागू करना किस सरकार की चुनौती होती है? ऑप्शन ए है गैर लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन बी है राजतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी है लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन डी है स्थानीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, लोकतांत्रिक सरकार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक की मूलभूत चुनौती है? ऑप्शन ए है महिलाओं का सशक्त बनाना, ऑप्शन बी है सरकार के नियंत्रण से सेना को दूर रखना, ऑप्शन सी है स्थानीय सरकार को अधिक शक्ति सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी है अल्पसंख्यक समूहों को सशक्त बनाना। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों, सरकार के नियंत्रण से सेना को दूर रखना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, भारत में लोकतंत्र की चुनौतियों में किस रूप से पिछड़े वर्गों ने अभी तक राजनीतिक शक्ति प्राप्त नहीं की है? ऑप्शन ए है राजनीतिक वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक सामाजिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सामाजिक आर्थिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, प्रत्येक स्थापित लोकतंत्र के सामने निम्न में से कौन सी एक चुनौती है? ऑप्शन ए है विस्तार की चुनौती, ऑप्शन बी है लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, ऑप्शन सी है बुनियादी की चुनौती, ऑप्शन डी है तानाशाह की चुनौती। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र की चुनौती के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है लोकतांत्रिक अधिकार, ऑप्शन बी है संस्थाओं की कार्यवाही, ऑप्शन सी है चुनाव, ऑप्शन डी है ये सभी। प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी सही होगा बच्चों, ये सभी, यानी कि लोकतांत्रिक अधिकार, संस्थाओं की कार्यवाही और चुनाव, ये सभी जरूरी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, सरकारी निर्णय लेने में किसके नियंत्रण एवं प्रभाव को कम करने का प्रयास करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है अमीर व शक्तिशाली लोग, ऑप्शन बी है निर्धन व निरक्षर लोग, ऑप्शन सी है व्यापारिक व नौकरशाही, ऑप्शन डी है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा बच्चों, अमीर व शक्तिशाली लोग, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, सामान्यतः लोकतंत्र के लिए विभिन्न चुनौतियों पर नियंत्रण पाने के विषय में सभी सुझाव या प्रस्ताव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है बच्चों। ऑप्शन ए है वांछनीय सुधार, ऑप्शन बी है राजनीतिक सुधार, ऑप्शन सी है सामाजिक सुधार, ऑप्शन डी है आर्थिक सुधार। क्वेश्चन नंबर 17 में कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? सबको पता है ये, कौन सा सही हो जाएगा इसमें बताइए। यहाँ पे बच्चों जो राजनीतिक दिया हुआ है ना, राजनीतिक सुधार, यही सही होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
राजनीतिक सुधार की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, राजनीतिक सुधारों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है वही बताना है। ऑप्शन ए है, कानूनी उपाय कभी कभी प्रतिकूल साबित हो सकते हैं। ऑप्शन बी है, मीडिया को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। ऑप्शन सी है, कानूनी उपाय हमेशा राजनीति में सुधार करने में मदद करते हैं। ऑप्शन डी है, राजनीतिक सशक्तिकरण और नागरिकों की भागीदारी से मदद मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कानूनी उपाय हमेशा राजनीति में सुधार करने में मदद करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, सामान्य नागरिकों द्वारा किसकी गुणवत्ता में वृद्धि तथा सुधार करने के लिए ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन ए है सांस्कृतिक भागीदारी, ऑप्शन बी है सामाजिक भागीदारी, ऑप्शन सी है राजनीतिक भागीदारी, ऑप्शन डी है आर्थिक भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा बच्चों, राजनीतिक भागीदारी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा कानूनी लोगों को सरकार के कामकाज का पता लगाने का अधिकार देता है और लोकतंत्र के प्रहरी जैसा कार्य करता है? ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा। ऑप्शन बी है, सूचना का अधिकार यानी आरटीआई। ऑप्शन सी, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सूचना का अधिकार अधिनियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूचना के अधिकार अधिनियम पर सही प्रभाव को नहीं दर्शाता है? जो नहीं दर्शाता है वो बताना है। ऑप्शन ए, यह मौजूदा कानूनों को प्रतिबंधित करता है जो भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऑप्शन बी है, यह लोगों को यह पता लगाने का अधिकार देता है कि सरकार में क्या हो रहा है। ऑप्शन सी है, यह लोगों को अच्छे नागरिक का कानून बनाने में सक्षम बनाता है। ऑप्शन डी है, यह लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह मौजूदा कानून को प्रतिबंधित करता है जो भ्रष्टाचार पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 है, सूचना का अधिकार कानून को भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बनाया गया या पारित किया गया था? वो बताना है बच्चों। उम्मीद है सबको पता होगा। ऑप्शन ए है अक्टूबर 2005, ऑप्शन बी है अक्टूबर 2006, ऑप्शन सी है अक्टूबर 2007, ऑप्शन डी है अक्टूबर 2008। जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए उन तक समय से पहुंच जाए और वो वीडियो को देख पाएँ और नॉलेज ले पाएँ और अपने बोर्ड एग्जाम में जो नंबर मिलते हैं उसमें बढ़ोतरी कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो बच्चे इस चैनल से पहले से जुड़े हुए हैं उनका दायित्व और कर्तव्य है या जिम्मेवारी है कि वो इस चैनल को सभी तक शेयर करें। जो उनके दोस्त मित्र हैं किसी भी कोचिंग कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचाना ये आपका कर्तव्य है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन कौन सा सही होगा बता सकते हैं आप? अक्टूबर 2005। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 22 सेम क्वेश्चन है बच्चों, तो सेम ऑप्शन हो जाएगा, 2 बार आ गए हैं ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न संख्या 23 है, कौन अपने नागरिकों को कुछ राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन ए है राजतंत्र, ऑप्शन बी है प्रशासन तंत्र, ऑप्शन सी है लोकतंत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लोकतंत्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन है सामाजिक तंत्र, ऑप्शन बी है लोकतंत्र, ऑप्शन सी है आर्थिक तंत्र और ऑप्शन डी है बच्चों राजनीतिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकतंत्र। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का, निम्न में से किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है इराक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, किस देश में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया है? तो इसमें कौन सा सही होगा? सऊदी अरब ना, सऊदी अरब में अधिकार नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी चीज़ें आपको चाहिए कमेंट करके कौन सी वीडियो आपको चाहिए, किससे जुड़ी हुई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट करें, उस पर जल्द ही एक वीडियो बनाई जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए पॉइंट के साथ एक नए दिन। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।